सो हेलो एवरीबॉडी। तो आज की शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की शानदार क्लास में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके और जीएस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा। आप सभी को पता है इसका 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो अब तैयारी में एकदम विधिवत तरीके से लग जाइए जो एसएससी जीडी का जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर सेशन अच्छा लगे, कंटेंट बेहतरीन लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है पहला कि उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो हमारा इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, उस समय का गवर्नर जनरल था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था। तो 1498 में आया था। ठीक है, तो हमारा इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला कह रहा है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो वाजिद अली शाह थे। तो हमारा इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है अगला कि पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो या किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सितार से। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन से हमारा कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है, यानी कि किससे बना है। जो हमारा शरीर है उसका अधिकतम भाग किससे बना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा जल से। ठीक है, तो हमारा इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला पूछ रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो कौन सा तत्व है जो कि हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑक्सीजन। तो हमारा इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, कैल्शियम। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है। तो विटामिन डी में के सर्जन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरोल। तो हमारा इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, यानी कि किससे होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। तो ऊतकों का निर्माण दोस्तों प्रोटीन से होता है। तो हमारा इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। तो कौन सा रोग है जो कि कीट के काटने से होता है। राइट आंसर हो जाएगा डेंगू। तो हमारा बी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। तो हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने के कारण कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस। तो हमारा इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, जोनॉक साल्क साहब ने की थी। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दूषित भोजन तथा जल से। तो हमारा बी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो का कारण है, यानी कि पोलियो का कारण क्या है, किसके द्वारा पोलियो होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा विषाणु के द्वारा। तो हमारा इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, यानी कि जब मलेरिया हो जाता है शरीर में इंसान के, तो कौन सा अंग है जो कि प्रभावित हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, यानी कि प्लीहा। तो हमारा इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है।
तो कौन सा रोग है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो मलेरिया। तो इसका हमारा ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो भैया किससे बनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। तो इसका ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। जो प्लाज्मा झिल्ली है वो प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। दोनों बातें आपको याद रखना है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि राष्ट्रपति। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आर्टिकल 53। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो किस प्रकार से होता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन? तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, किसको सौंपा जा सकता है? तो जाहिर सी बात है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है या किसको सौंपता है? तो किसको सौंपता है? सभी लोगों को पता होगा, आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति भी इसको त्याग पत्र देता है और राष्ट्रपति इसे त्याग पत्र देता है। तो दोनों बातें आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है या चलाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 61 के तहत 61। तो हमारा इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यानी कि ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा सभापति कौन होता है यानी कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछना कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र या आयु क्या होती है? तो अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 25 वर्ष होनी चाहिए उम्र। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, कब लागू हुआ था या कब से लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यानी कि 26 अक्टूबर 2006 से घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा अगला कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो कौन सी है भैया? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्राक्कलन समिति। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का है भैया जो कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष का। तो हमारा सी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो है वो तो किसे लिखकर देता है? तो किसे लिखकर देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? कितने वर्ष की आयु है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो कौन है भैया जो कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। तो हमारा इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल के तहत होती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 155 के तहत। तो हमारा सी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सी ऑप्शन हमारे इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति न लगा के आ जाना। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के तहत। ये ऑप्शन सही है, इसमें आप कह सकते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अब मंत्रिपरिषद की बात आ गई यहाँ पे, तो लोकसभा के प्रति, ठीक है, ये लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद है, लोकसभा के प्रति, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से अगला कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो हमारा बी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005 में। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो सभी लोगों को पता है, ठीक है, पद्मा के नाम से इसको बोला जाता है वहां पे। अब क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी नदियां करती हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है, तो कौन सा है यमुना नदी का उद्गम स्थान, या यमुना नदी कहाँ से निकलती है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो बंदरपुंज से। तो हमारा इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो किस नदी की उपनदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ब्रह्मपुत्र की। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांगपो। तो डी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से अगला कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है। आप मान लीजिए कि ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और यहां से विंध्याचल पर्वत श्रेणी निकली है, और यहीं पे दोस्तों यहीं पे अमरकंटक है। तो एग्जाम में कभी ये पूछा जाए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। ये जब अमरकंटक से निकलेगी तो जाहिर सी बात है कि ये अरब सागर में गिरती है। तो आप लोग ये याद रखना, ठीक है, कि नर्मदा नदी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच है, तो एक सतपुड़ा और विंध्याचल, ठीक है। यह कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अमरकंटक से बताया है आपको। तो डी ऑप्शन यहाँ क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अच्छा क्वेश्चन है। तो अरब सागर में कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती नदी। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, तो कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र। तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है, जहां पे गन्ना सबसे ज्यादा होता है? तो उत्तर प्रदेश। तो डी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग को। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर भारत में बात करें कि हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, ये 4 ऑप्शन है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये गेहूं से है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है, तो उपर्युक्त तो सभी से है, यानी कि हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है और नीली क्रांति से है, ठीक है। ये जितने भी क्रांति हैं इनको इंद्रधनुषीय क्रांति कहा जाता है, तो आप ये याद रखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। अब यहाँ पे गुलाबी क्रांति की बात आ गई, तो प्याज से है। किससे है, प्याज से। तो डी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि काली क्रांति का संबंध किससे है, तो काली क्रांति का संबंध किससे है, कच्चा तेल उत्पादन से है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक जो कि भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, ये ऑप्शंस में, तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन से। तो हमारा इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे, तो भारत में किस वर्ष आए थे, तो सभी लोगों को पता होगा 1915। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी जी के, तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो डी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था, तो किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो बारदौली का। तो हमारा इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था महात्मा गांधी जी ने, तो कहाँ पर दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में दिया था। तो हमारा इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, ये 4 ऑप्शंस में, तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, चंपारण, है ना, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था, तो आप लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें तिनकठिया शब्द एक मिलता है, यानी कि नील की क्रांति से संबंधित है। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, इसका मतलब एक ये शब्द उसमें कहा गया था तिनकठिया प्रथा। तो हमारा ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से शुरू किया था, तो कहां से शुरू किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण से। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन था तो किसके प्रति था, ये किसके हेतु चलाया गया था इस आंदोलन को, तो राइट आंसर हो जाएगा नील कर्मियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो डी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो क्लीमेंट एटली। तो हमारा इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1931 में, ठीक है। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था तो इसका नाम दे दिया गया था गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था, तो किसने कहा था इरविन और गांधी जी को 2 महात्मा, तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू ने। तो हमारा इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था,
तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को, 1942 तो सबको याद रहता, लेकिन डेट भी याद रखना है, ठीक है, कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कहाँ से शुरू किया गया था। तो कहाँ से शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बम्बई से। तो हमारा इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का नारा किससे संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो हमारा इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था, तो औरंगजेब का हुआ था। तो हमारा इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा कि धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था। तो धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो औरंगजेब और दारा सिखों के बीच लड़ा गया था। और इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और दारा सिखों पराजित हो गया था। ये कब लड़ा गया था, तो ये 1658 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। और ये शाहजहां के सिंहासन के लिए लड़ा गया था धर्मत का युद्ध, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके सिंहासन के लिए धर्मत का युद्ध लड़ा गया था, तो शाहजहां के सिंहासन के लिए, ये भी आपको याद रखना। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है कि धर्मत का युद्ध 1658 में जो कि औरंगजेब और दारा सिखों के बीच लड़ा गया था और शाहजहां के सिंहासन के लिए ये लड़ा गया था। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है, बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को ही कहा जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन से सिलेक्टेड लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था। तो किसे भेजा था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा हॉकिंस को। तो हमारा इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो भारत में नहीं है, किसका है, औरंगजेब का नहीं है और इसके बाद बाबर का नहीं है, 2 लोगों का नहीं है, ठीक है। तो हमारा इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट जहांगीर को कहां पर दफनाया गया था। तो कहां पर दफनाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा अगला कि मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा था। तो किसने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा था, तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। जहांगीर पढ़ा लिखा भी था। क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। तो किसे नियुक्त किया था गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद को। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि गुरुमुखी प्रारंभ की थी किस गुरु ने, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन डी, गुरु अंगद ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी। क्वेश्चन कह रहा कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दे दी थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रामदास को, गुरु रामदास को। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से अगला कि खालसा के संस्थापक कौन थे, यानी कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। अगर सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन सिलेक्टेड लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और साथ ही साथ शेयर जरूर करिएगा अपने यार दोस्तों को और स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।